नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं आशा करती हूँ कि सभी स्टूडेंट्स की जेबीटी कमीशन की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो उसी के लिए हम आपके लिए एक मॉक टेस्ट पेपर लेकर आए हैं, क्योंकि बीच में हमने बहुत सारे जो टॉपिक्स थे वो आपको एक एक करके थ्योरी के साथ समझाए थे और उससे संबंधित ही प्रश्न करवाए थे। लेकिन क्या है ना कि जब तक आप मिक्स क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि जो आपकी तैयारी है वो सही दिशा में जा रही है या नहीं जा रही है। तो इसीलिए आज हम आपके लिए अभ्यास प्रश्न लेकर आए हैं। कुल मिलाकर हम 25 प्रश्न करेंगे। तो चलिए अपने पास फटाफट से कॉपी और पेन जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि आपको वीडियो में अब जैसे क्या है कि आंसर भी बता दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको जज करना है कि सही उत्तर क्या है और फिर हमसे मैच करिएगा कि आपका उत्तर सही था या नहीं था। अगर सही था तब तो वेरी वेल डन, लेकिन अगर गलत था, गलती कहाँ पर हुई, आपकी सिली मिस्टेक हुई या फिर क्या कहते हैं कि आपके जो तथ्य थे वो क्लियर नहीं हुए, या फिर आपने बहुत ही ऑप्शन आपने सही सोचा था लेकिन लिख गलत दिया। तो ये सारी समस्याएं जो होती हैं वो स्टूडेंट्स के साथ आती हैं। तो गलत ऑप्शन होने के बाद ये 3 आपके पास कि रास्ते होते हैं जो ये नहीं मैं कह रही खुले होते हैं, ये निकलते हैं रास्ते। या तो आप अगर गलत होता है या तो आप गलत टिकमा करते हैं या तो फिर आप ये करते हैं कि आप सिली मिस्टेक करके आ जाते हैं, या फिर आपको वो तथ्य ही नहीं पता होता। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आज आपको मॉक टेस्ट पेपर के माध्यम से पता चल जाएंगी। तो ज़रा फटाफट तैयार हो जाइए मॉक टेस्ट पेपर के लिए। और हाँ, एक और कोशिश कीजिएगा, देखिए अपने सामने ना एक टाइमर ज़रूर रख लीजिएगा, जिससे आपको पता चले, जैसे मोबाइल आपके पास, मोबाइल में टाइमर लगा दीजिए कि आप कितनी जल्दी एक प्रश्न को हल कर पा रहे हैं, क्योंकि वो सब आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ज़रा मैं आपको एक मिनट का समय देती हूँ, फटाफट तैयारी कर लीजिए सभी स्टूडेंट्स। फिर जो है वो हम क्वेश्चंस जो है वो प्रारंभ करते हैं, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि कितने पानी में हैं आप। चलिए जी, तो तैयारी हो गई है सभी स्टूडेंट्स की? फटाफट करिए भाई, कॉपी और पेन फटाफट लेकर आइए, बहुत ज़रूरी है अपना स्वयं का मूल्यांकन। चलिए, तो बोला मैंने 1 मिनट है, लेकिन उसे थोड़ा जल्दी ही करना है। तो ज़रा आपके पास अब प्रश्न जो है वो प्रारंभ हो गए हैं, ज़रा फटाफट से स्टार्ट कर दीजिए। मैं तो आपको यहाँ पर पूरे तथ्य के साथ प्रश्न समझाऊंगी ही, लेकिन पहले आपको भी चूज करना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या है। और हाँ, मुझे चाहे बताएं ना बताएं, लेकिन स्वयं का जरूर बताएं कि आपके 25 में से कितने मार्क्स आए, ठीक है ना। चलिए जी, तो ढीठ का तत्सम रूप क्या है? ढीठ का तत्सम रूप, तत्सम शब्द तद्भव पता है ना। तत्सम जो संस्कृत मूल के शब्द होते हैं, जो हिंदी में आकर परिवर्तित नहीं हुए, एज इट इज यूज हो रहे हैं, जैसे कि अग्नि, दाहक, जो आपस में परस्पर पर्यायवाची हैं। तो ढीठ का तत्सम रूप क्या होगा? लेकिन अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, हम हमेशा कहते हैं कि जैसे ढ और ढ जो है उत्क्षिप्त व्यंजन है, तो ये तो कभी भी आपके तत्सम हो ही नहीं सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ पे ढ आ जाए वो आपका तत्सम है। जैसे ढीठ जो है वो आपका तद्भव है, जिसका तत्सम होगा आपका धृष्ट। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी ऑप्शन आएगा। आई होप सभी ने फटाफट लिख लिया होगा कि सही है या गलत है। गलत है तो कहाँ गलती हुई। फिर देखिए, अगला उत्क्षिप्त व्यंजनों से ही संबंधित प्रश्न है। उत्क्षिप्त व्यंजनों को कहते क्या हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं, द्विगुण व्यंजन कहते हैं, या पार्श्विक ध्वनियां? अब ये मत पूछिएगा पार्श्विक ध्वनियां किसे कहते हैं। तो सबसे पहले चलिए मैं बता देती हूं आपको, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं। ऊष्म व्यंजन और होते क्या है ये? ऊष्मा का मतलब होता है गर्मी। तो जिन व्यंजनों को या ध्वनियों को बोलने में आपके मुंह से थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस हो, ठीक है ना, तो वो इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं, याद है आपको? श, श, स और ह। वर्णमाला कितने स्टूडेंट्स को याद है? वर्णमाला याद होनी बहुत आवश्यक है। तो श, श, स, ह आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। अच्छा जी, अयोगवाह कौन से होते हैं? अयोगवाह होते हैं आपके अनुस्वार और विसर्ग, अंग और अह, याद है ये आपको। और द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन वो होते हैं जो तत्सम शब्द, ठीक है ना, जो हिंदी में आकर और ये तत्सम है ही नहीं, क्योंकि ये संस्कृत से लिए ही नहीं गए हैं, ये हिंदी के अपने व्यंजन हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इन्हें उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन वही है आपका थर्ड ऑप्शन, जो कि ये दोनों हैं जो मैंने आपको लिखकर बताए थे, ये वाले। और पार्श्विक ध्वनियां कौन सी होती हैं? और ये ध्वनियां नहीं केवल एक ही ध्वनि होती है, पार्श्विक होती है ध्वनि ल, क्योंकि पार्श्व क्या होते हैं, यानी हम कहते हैं ना वो मेरे बगल से निकल गया। तो ये जो जीभ है आपकी, जिह्वा, तो उनके दोनों के साइड से आपकी हवा निकलती है जब आप बोलते हैं ल, तो आपको ऐसा लगता है कि दोनों साइड्स का यूज हो रहा है सही से। तो इसलिए ये जो ल है ये आपकी पार्श्विक ध्वनि कहलाती है। आगे देखिए, इंजीनियर किस भाषा का शब्द है? जरा फटाफट चेक कीजिए। और चाबी और तिजोरी किस भाषा के शब्द हैं? अब क्या है ना, पेपर में इस प्रकार के प्रश्न भी आ सकते हैं।
फिर स्टूडेंट पूछते हैं कि मैम आप कितना याद करें, तुर्की भाषा के, पुर्तगाली भाषा के सारे शब्द याद करने बैठ जाएं। कोई आपको इतना नहीं कह रहा, आप हमारे जो सेशंस हैं, वीडियोस हैं, उन्हें रेगुलरली देखिए, अभ्यास हम करवा देंगे, वो हम पे छोड़िए। तो इंजीनियर, अब मुझे पता है कि यहाँ पर 90% स्टूडेंट्स ने अंग्रेजी शब्द चूज किया होगा, जो कि गलत है, क्योंकि इंजीनियर शब्द जो है वो बेसिकली फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। बिल्कुल, तो इसलिए ये चीजें नोट करते रहिए। और जैसे देखिए अगला शब्द भी जो है चाबी और तिजोरी, दोनों शब्द एक दूसरे से संबंधित है, और इसीलिए मैं ये दोनों साथ में लेकर आई हूं कि चाबी और तिजोरी किस भाषा के शब्द हैं। चीनी, अरबी, फारसी या पुर्तगाली। यूनानी भाषा के भी शब्द आ जाते हैं कभी कभी। तो यहां पर जो चाबी और तिजोरी हैं, दोनों के दोनों आपके पुर्तगाली शब्द है, याद रखिएगा इस चीज को, पुर्तगाली शब्द। तो करेक्ट ऑप्शन आपका आएगा 4th ऑप्शन। आगे देखिए, थोड़े शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि जैसे ये रिकॉर्डेड वीडियो है, तो हो सकता है कि मैं आपके कमेंट्स ना देख पा रही हूँ, तो जैसे जब भी आप देख रहे हैं, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि आपकी जो जो क्वेरीज हैं वो अपने साथ साथ ना नोट करते जाइएगा, ठीक है ना। और बाद में जब ये वीडियो खत्म हो जाएगी, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा, जिससे कि मैं आपके कमेंट्स पढ़ सकूं, समझ सकूं, और उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है आपकी क्वेरीज क्लियर कर सकूं। ठीक है जी, चलिए थोड़े शब्द। अब जहां पर भी आपको ये प्रश्न आ जाए ना कि ये शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है, वहां पर आपको केवल और केवल एक कार्य करना है। अगर ना समझ में आए, अब जैसे मैं यहाँ पे दिल्ली लिख देती, वो तो आप आंखें बंद करके भी बता सकते थे कि संज्ञा शब्द है, वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन थोड़े शब्द क्या है, मैं कहती हूँ थोड़े समय में वो आ ही जाएगा। थोड़ा समय यानी कि जो समय है, जो एक संज्ञा शब्द है, उसकी विशेषता बतला रहा है। तो जो शब्द किसी की विशेषता बतलाए, संज्ञा या सर्वनाम की, देखिए हाँ ये भी याद है, ये मत कहिए कि सिर्फ जो शब्द किसी और की विशेषता बतलाएं, केवल संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बतलाते हैं वही आपके विशेषण शब्द कहलाते हैं। ठीक है ना जी, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आएगा आपका विशेषण। लेकिन अब जो विशेषण की विशेषता बतलाए उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम आपका प्रविशेषण, प्रविशेषण। और साथ ही साथ जो क्रिया की विशेषता बतलाए उसे क्या कहते हैं हम, उसे कहते हैं क्रिया विशेषण। तो आई होप आज आपको ये जो चारों शब्द हैं उसमें कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। विशेषण, प्रविशेषण और क्रिया विशेषण, तीनों में अंतर क्या है। आगे देखते हैं, स्वच्छ वातावरण में रहना चाहिए वाक्य में विशेष्य क्या है। अब बार बार हम संज्ञा विशेषण वगैरह की तो बात करते रहते हैं, विशेष्य को बेचारे को भूल ही जाते हैं। विशेष्य क्या होता है, आपका संज्ञा या सर्वनाम शब्द ही होता है ये, लेकिन मतलब वो शब्द जिसकी विशेषता बतलाई जा रही हो उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो जैसे स्वच्छ वातावरण में रहना चाहिए, आपको आइडिया लग रहा है कि इस पूरे वाक्य में आपका सबसे पहले तो आपको विशेषण छांटना है। हो सकता है कि एक से ज़्यादा संज्ञा शब्द हो या सर्वनाम हो, तब आप कैसे छांटेंगे, तो आपको स्टार्टिंग जो है वो विशेष्य से नहीं विशेषण से करनी है। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसमें विशेषण क्या है, स्वच्छ, कि वातावरण कैसा है, स्वच्छ है। तो पूरे वाक्य में केवल एक ही विशेषण है। अब ये जो स्वच्छ है ये किसकी विशेषता बतला रहा है, ये आपके वातावरण की विशेषता बतला रहा है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन डेफिनेटली वातावरण ही है कि यही आपका विशेष्य है। तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं। लिखवाना शब्द में कौन सी क्रिया है, मैं अपने असिस्टेंट से पत्र लिखवा रहा हूं, तो प्रेरणार्थक, संयुक्त, नाम धातु या पूर्वकालिक। याद रखिए जेबीटी का लेवल जो है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन उठा के आ जाएंगे, लेकिन ये भी बात है कि अब अगर आपको कठिन चीज आती है तो वो आपके लिए आसान है, और अगर आसान सी चीज भी अगर आपको नहीं आती तो वो भी आपके लिए कठिन हो जाएगी। तो सरल और कठिन कुछ नहीं होता, केवल और केवल इतनी सी बात है आपको आता क्या है और नहीं क्या आता। तो चलिए, लिखवाना, जब हम क्रिया खुद ना कर कर किसी और को प्रेरणा देते हैं काम करने की, तो वो आपकी प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। मतलब प्रेरणा देना का मतलब ये नहीं कि आप उसे कह रहे हैं कि तुम्हें करना चाहिए, तुम्हें लिखना चाहिए। प्रेरणार्थक अर्थात खुद काम ना करके कोई किसी दूसरे को काम करवा रहे हैं। अब जैसे संयुक्त थी, संयुक्त क्रिया क्या होती है, जैसे चली गई, उड़ रहा है, तो मतलब जहाँ पे 2-3 क्रियाएं साथ में आए। नाम धातु क्रिया क्या होती है, जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण, याद रखिएगा ये विकारी शब्द आपके, और विकारी में भी क्रिया नहीं, केवल और केवल संज्ञा, सर्वनाम और आपका विशेषण, ये 3 जो शब्द हैं आपके, इनके साथ अगर कोई क्या कहते हैं कि शब्द जुड़कर क्रिया बन रही है तो वो आपकी नाम धातु क्रिया कहलाएगी। जैसे कि सजना और लिखवाना तो आपकी क्रिया से संबंधित हो गई, ठीक है ना। लेकिन अब जैसे मैं कहूं अपनाना, हाँ अपनाना, अब आप किसी को अपना रहे हैं
तो अपना जो शब्द है ये अपनाना जो है वो अपना से बना है, और अपना शब्द क्या है? सर्वनाम या विशेषण कह लीजिए। तो ये आपका नाम धातु क्रिया में आ जाएगा। और पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? पूर्व जमा काल। पूर्व मतलब पहले का, और काल मतलब कि आपका समय, यानी कि जो आपके पहले के समय का है, कि एक क्रिया खत्म हो चुकी फिर दूसरी क्रिया आ रही है, और दोनों क्रियाएं बताई गई हैं। जैसे कि तुम उठकर चले जाओ, कि तुम पहले उठो फिर चले जाओ। और मोस्टली इसमें ये देखा गया कि कर वर्ड जरूर आता है पहली क्रिया के साथ, कि तुम उठकर चले जाओ। तो यहाँ पर एक क्रिया के समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया बताई जा रही है, तो वो आपकी पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो आई गेस क्रियाओं का भी शॉर्ट में नॉलेज मिल गई आपको। आगे देखिए, मैं नाच रहा हूं में मुख्य क्रिया कौन सी है? अब यहां पर हमने संयुक्त क्रिया की बात की थी ना, कि जहां पे 2-3 क्रियाएं साथ में आती है। तो ये देखिए, मैं नाच रहा हूं। अब इस वाक्य में तो केवल थी ही 2 चीजें, या तो थी आपकी संयुक्त क्रिया कि नाच रहा हूं, या फिर मैं यानी कि सर्वनाम। तो अब यहां पर मुख्य क्रिया क्या होगी? मुख्य क्रिया वो होती है जो जैसे धातु से बनी होती है, जैसे नाचना। मेन यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है? नाचने का काम हो रहा है। यहाँ पे रहने का काम हो रहा है? नहीं, नाचने का काम हो रहा है यहाँ पर। तो मुख्य क्रिया आपकी नाच ही आएगी। करेक्ट ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन है। चलिए जी, अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या है और पगड़ी शब्द क्या है? यौगिक, देशज, संकर और विदेशज। ध्यान से देखिएगा प्रश्नों को और उत्तर दीजिएगा। और हाँ, रिकॉर्डेड है तो इसलिए कहीं भी आप पॉज करके, ठीक है ना, अपना आंसर पता लगा सकते हैं। तो कोशिश कीजिए वैसे तो कि जितनी जल्दी उत्तर आप बता सके। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा, तो देखिए अब राष्ट्रीय, ये तो सबसे पहले कोई शब्द ही नहीं होता। राष्ट्रीय, अब हम कहते हैं हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है, हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय पक्षी या राष्ट्रीय पशु। तो यानी कि पशु की विशेषता क्या है कि वो राष्ट्रीय है, डोमेस्टिक। तो इसलिए ये जो है ये तो आपका विशेषण आएगा। सौराष्ट्र, सौराष्ट्र क्या होता है पता है आपको? सौराष्ट्र बेसिकली सूरत का पुराना नाम है, राजस्थान के पास जो है ना। तो ये सौराष्ट्र जो है ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगा, क्योंकि ये सूरत का ही पुराना नाम है। और ये सूरत वो नहीं आपका चेहरा, सूरत जो जगह है। तो और राष्ट्रीयता, हम कहते हैं ना हमें राष्ट्रीयता जागनी चाहिए, राष्ट्रीयता की भावना या राष्ट्र प्रेम की भावना। तो करेक्ट ऑप्शन आपका फोर्थ ऑप्शन आएगा, राष्ट्रीयता सही विकल्प था। फिर पगड़ी शब्द क्या है? अब पगड़ी जो है, अब इसमें आप यौगिक जो 2 शब्दों के मेल से बनता है, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। संकर, जहाँ पे 2 शब्दों के मेल से, जब 2 शब्द ही नहीं है तो संकर होने का तो सवाल ही नहीं। तो याद रखिए कि जो शब्द यौगिक नहीं है वो संकर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी जो क्या होता है 2 शब्दों के मेल से बनता है, लेकिन भिन्न भाषाओं के मेल से। फिर देशज और विदेशज, अब जो पगड़ी शब्द है ना बेसिकली, जैसे मैंने आपको कहा था ढ और ढ, ये हिंदी के अपने व्यंजन है। ये जो है ये आपका देशज शब्द है। पगड़ी, लोटा, डिबिया, ठीक है ना, बिटिया, ये सारे के सारे आपके देशज शब्द हैं, जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है, ये वो हैं। आगे देखिए, दिए गए मुहावरे लोकोक्तियों का सही अर्थ पहचानिए। मुहावरे लोकोक्ति कोई भी पेपर हो, ये प्रश्न अवश्य आएगा, याद रखिए। मुहावरे लोकोक्ति से हो ही नहीं सकता कि प्रश्न ना पूछा जाए। पानी ना मांगना और चिकना घड़ा होना। और आई गेस ये वाला प्रश्न तो काफी हद तक सुना होगा आपने। मुहावरे लोकोक्ति में पानी ना मांगना का क्या अर्थ है, जरा जज कीजिए, वेट कर रही हूं मैं। पानी ना मांगना, मर्यादा की रक्षा करना, तत्काल मर जाना, असंभव कार्य करना या इज्जत ना खोना। तो चलिए मैं बता देती हूं, पानी ना मांगना का अर्थ होता है तत्काल मर जाना। अब ऐसा क्यों? हम जैसे कहते हैं ना कि मतलब वो तो इतनी शीघ्रता से हमें मतलब इतनी जल्दी छोड़कर हमें गई, वो पानी भी ना मांग पाई, मतलब कि असमय मृत्यु हो गई, अचानक से मृत्यु हो गई, तत्काल। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका सेकंड ऑप्शन आएगा। फिर चिकना घड़ा होना, चिकना घड़ा होने का अर्थ होता है, अब यहां पर अगर होता मूर्ख होना तो वो ना होता, करेक्ट ऑप्शन वही रहेगा, निर्लज्ज होना, जिसमें शर्म नहीं है बिल्कुल भी। चिकना घड़ा, किसे कितना भी समझा लो अल्टीमेटली ये फिर वैसे ही बन जाता है। तो इसे चिकना घड़ा होना अर्थात निर्लज्ज होना। आगे देखिए, मनोविज्ञान में कौन सी संधि है और घनश्याम शब्द में कौन सा समास है? याद रखिए संधि समास के प्रश्न भी बहुत आते हैं और स्टूडेंट्स इसके लिए मतलब बहुत इंटरेस्टेड भी रहते हैं। तो जरा ध्यान से बताइए क्या करेक्ट ऑप्शन है? मनोविज्ञान में संधि और घनश्याम में समास। जल्दी से बताइए, 25 प्रश्न करने हैं हमने और 14वें प्रश्न पे हम पहुंच चुके हैं। तो जल्दी ही मतलब प्रश्न समाप्त कर लेंगे, तो फटाफट बताइए। अब याद है आपको संधि में मैंने एक और चीज बताई थी, मनोविज्ञान। यहां पर अगर आप 2 चीजें अलग करेंगे तो क्या बनेगा? एक तो बनेगा विज्ञान एज इट इज, दूसरा शब्द है मन। अब अगर मन भी अलग है, विज्ञान भी अलग है और दोनों शब्दों में कोई परिवर्तन भी नहीं आया और एक चीज सिर्फ ऐड हुई है, वो है ओ की मात्रा,
तो ये किस संधि में होता है बेसिकली? ये आपका विसर्ग संधि में होता है। बिल्कुल सही, मनः जमा विज्ञान। देखिए, ठीक है ना, मनः जमा विज्ञान। तो करेक्ट ऑप्शन आपका आएगा विसर्ग संधि, क्योंकि स्वर संधि में स्वरों के कारण परिवर्तन आएगा ही आएगा, व्यंजन संधि में व्यंजनों के में परिवर्तन आएगा ही आएगा, लेकिन विसर्ग संधि में, ठीक है ना, जहाँ पे स्वर का मतलब परिवर्तन हो या ना व्यंजन का, वो आपकी विसर्ग संधि आ जाती है। चलिए आगे आते हैं घनश्याम शब्द पर। अब समास में तो सबसे ही महत्वपूर्ण होता है कि आपको दो शब्द अलग करने हैं, पहला शब्द और दूसरा शब्द। तो घनश्याम में वैसे तो नाम सुनने से आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए, घन और श्याम, तो इनका अर्थ क्या है, ये दोनों आपस में संबंधित कैसे हैं, तभी आपको पता चलेगा सही समास कौन सा है। घन का मतलब होता है बादल या घना, और श्याम का मतलब होता है या तो कृष्ण जी या फिर काला, जिसके कहते हैं ना वो श्याम वर्ण का है, अर्थात वो काले रंग का है। तो घनश्याम, वैसे जैसे ही आप ये वर्ड सुनते हैं ना घनश्याम, किसकी याद आती है आपको? आप किसी को भी घनश्याम कहते हैं, जैसे कोई, ठीक है ना, ऐसे प्रदेश से है जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि गर्मी पड़ती हो तो वो बहुत ज़्यादा काला हो गया हो व्यक्ति, ठीक है ना, तो अगर एक काले व्यक्ति को देख के आप कहेंगे तुम तो घनश्याम हो रहे हो, तो ऐसा है नहीं। घनश्याम सुनते ही सबसे पहले हमारे माइंड में जो शब्द आता है वो क्या आता है? कृष्ण जी। कृष्ण जी को हम घनश्याम बोलते थे क्योंकि वो भी श्याम वर्ण के ही थे। तो यहाँ ने कि यहाँ पर क्या आएगा कि काले वर्ण का है जो, अर्थात कृष्ण जी। तो यहाँ पर तीसरा अर्थ निकल रहा था, तो यहाँ पर आपका बहुव्रीहि समास आएगा, याद रखिएगा। स्टूडेंट्स को लगता है कि काले हैं जो घन, मतलब जैसे काले बादल, तो एक शब्द दूसरे की विशेषता बतला रहे तो कर्मधारय आएगा, लेकिन नहीं। जैसे पीताम्बर में भी वही था, श्वेतांबर में भी, कि जब वो वाला वर्ड मतलब बेसिकली किस लिए आप यूज करते हैं सबसे पहले, क्योंकि नो डाउट इसमें घनश्याम में बहुव्रीहि भी था, कर्मधारय भी, लेकिन जब आपको अकेला वर्ड दे दिया जाए तो यहाँ पर आपकी प्रायोरिटी हमेशा बहुव्रीहि रहेगी घनश्याम के केस में। आगे देखिए, निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? अब यहाँ पर भी स्टूडेंट्स को काफी कंफ्यूजन होती है कि मैम ये अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष कैसे याद किया जाए? तो इसका सबसे सरल उपाय, जो ट्रिक मैंने आपको बताई थी, अल्प प्राण के लिए क्या याद करना है? वर्ग आपको याद है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो उसमें आपका जो पहला कॉलम है, तीसरा कॉलम है और पांचवा कॉलम है, ये आपके अल्प प्राण होंगे। सेकेंड और फोर्थ कॉलम जो होता है वो आपका महाप्राण होता है, ये याद रखेगा हमेशा। और उसी प्रकार आपका अघोष, अघोष वर्ण कौन से होते हैं? आपका फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम, और सघोष या घोष आपके कौन से होते हैं? बाकी के 3, 4 और 5th कॉलम, अगले के 3 कॉलम। तो ये जो चीज़ है ये आप याद रखिएगा, मुझे लगता है कभी आपका उत्तर गलत नहीं जाएगा। अब बता दीजिए अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? च, छ, ज। अब जो ज है वो थर्ड लाइन में आ रहा है, दैट मीन्स यही आपका अल्प प्राण होगा। बाकी प, फ दूसरे नंबर पर आया है, महाप्राण है। और वैसे भी प, फ, तो फ बोलने में ऐसा लग रहा है कि पूरी जान निकालनी पड़ रही है, जैसे च, छ, ज, झ, जान लगानी पड़ी। क, ख, ग, घ, जान लगानी पड़ी। लेकिन च, छ, ज बहुत आसानी से आपने बोला, तो ये आपका अल्प प्राण ही आएगा। ये देखिए, फिर देखिए विस्मय आदिबोधक अव्यय कौन सा है? विस्मय आदिबोधक अव्यय शब्द याद है कितने प्रकार के होते हैं अव्यय? क्रिया विशेषण, आपका संबंध बोधक, विस्मय आदिबोधक और समुच्चय बोधक। पांचों प्रकार भी होता है निपात, जो वैसे काउंटिंग में नहीं आता, लेकिन वो होता है अव्यय। तो विस्मय आदिबोधक, आपको ये एक्सक्लेमेटरी साइन याद है? और ये कब आता है? जब आप अपनी बात को बहुत ज़्यादा इमोशनली कहते हैं कि शाबाश, क्या काम किया है। तो शाबाश के बाद आप ये एक्सक्लेमेटरी साइन लगाते हैं, जिसे विस्मय आदिबोधक चिन्ह भी कहा जाता है, ठीक है ना। अच्छा, वैसे जल्दी जल्दी कर दीजिए कि चिन्ह के स्पेलिंग्स क्या लिखेंगे आप। जैसे कि मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, चिन्ह के स्पेलिंग इस प्रकार लिखते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। चिन्ह में ऐसे आधा न नहीं आएगा, चिन्ह की जो सही वर्तनी होती है वो ये होती है। या तो ऐसे लिखिए कि चिन्ह मतलब ह आधा होता है, या फिर लिखिए इस प्रकार से कि ह आधा ही आएगा, न पूरा होता है। तो इसलिए चिन्ह में याद रखिए हमेशा कि ह आधा आएगा। अब विस्मय आदिबोधक यहाँ पर कौन सा है? परंतु, वो तो समुच्चय बोधक है। निकट, तो ये आपका क्रिया विशेषण में आता है। और तेज, तो ये आपका क्रिया विशेषण में भी आ सकता है, विशेषण में भी। लेकिन वाह, हम कहते हैं ना, वाह क्या खाना बनाया है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ए ऑप्शन आएगा। आगे देखिए, अनुनासिक क्या है? याद है? अनुनासिक, अनुस्वार, अयोग, वाह, ये सब चीजें। ये फिर से वहीं आ गए हम घूम फिर के वर्ण व्यंजन पर। अनुनासिक क्या होता है? ये आपका चंद्र बिंदु होता है। जैसे कि हम चांद पे लिखते हैं चांद, चंद्र बिंदु आया यहाँ पर, ठीक है ना। फिर आपका जैसे है गांठ,
आपने कहीं पे गांठ लगाई तो यहाँ पर भी चंद्र बिंदु आ रहा है। तो चंद्र बिंदु क्या होता है? स्वर, व्यंजन, अयोगवाह या द्वित्व। मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती क्या करते हैं, वो अयोगवाह टिक करके आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अनुनासिक जो है वो हम इस बिंदु को कहते हैं, जबकि इसे हम अनुस्वार कहते हैं। चंद्र बिंदु जो होता है, याद रखिए हमेशा वो स्वर आएगा। अनुस्वार जो है, जिसके नाम में स्वर है, वो स्वर नहीं है, वो अयोगवाह है, जो ना तो पूर्ण रूप से स्वर है ना पूर्ण रूप से व्यंजन, क्योंकि इसमें अ और न दोनों की ध्वनि आती है। लेकिन जो अनुनासिक होते हैं ना, याद रखिए उनका उच्चारण गले से ज्यादा होता है, नाक से बहुत ही कम। जैसे चांद, चांद में आप देखेंगे गले से अधिक आवाज निकल रही है। लेकिन इसी शब्द को अगर मैं ये कह दूं चांदनी, इसको ना जरा बोल के देखिए आप, आपको पता चल जाएगा यहाँ पे अनुनासिक आएगा या अनुस्वार। चांदनी, तो चांदनी में न पे फोकस आया, नाक से ज्यादा आवाज निकली, तो इसलिए यहाँ पे आपका अनुस्वार आएगा। चांदनी तो नहीं बोलते ना, चांदनी, चांदनी बोलते हैं, तो इसलिए यहाँ पर आपका अनुस्वार आएगा। लेकिन अनुनासिक जो है वो आपका एक स्वर होता है, क्योंकि उसमें आवाज जो है वो कंठ से निकलती है। आगे देखिए, किस शब्द में स्वर संबंधी अशुद्धि है? देखिए वर्तनी का प्रश्न इनडायरेक्टली, ये होता है कि किस तरह से इनडायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो किस शब्द में स्वर संबंधी अशुद्धि है? चलिए सबसे पहले तो देखते हैं कंठ। आपको लगता है इसमें वर्तनी की अशुद्धि है? पहले तो बिल्कुल भी नहीं, ये आपका बिल्कुल शुद्ध शब्द है। पुण्य, पाप और पुण्य से, तो पुण्य नाम सुनने में आपको सही लग रहा होगा। वैसे इसमें ण ठीक लगा है क्या? ऊ की मात्रा ठीक लगाई है क्या पुण्य में? हाँ, क्या लग रहा है आपको इस शब्द में? फिर स्वामित्व, स्वामित्व में तो बिल्कुल यही आएगा। और गृहस्थ, गृहस्थ जीवन, अब यहाँ पर आपको क्या लगता है, ऐसा तो नहीं आएगा कहीं यहाँ पे? गृहस्थ नहीं, गृहस्थ आपका बिल्कुल सही वर्तनी है, इसकी भी सही वर्तनी है। गलती ही केवल एक शब्द में थी, तो जो भी गलती थी वो दूसरे में ही होनी थी। और बेसिकली क्या होता है, हम बोलते पुण्य है लेकिन पुण्य होता है पुण्य, तो ये अण अपने आप में गलत नहीं था, मेन था कि बड़े ऊ की मात्रा की जगह छोटे ऊ की मात्रा आनी थी। तो क्लियर है, ये है आपकी स्वर संबंधी अशुद्धि। आगे देखिए, स और ज का उच्चारण स्थान क्या है? दंत्य, तालव्य, वर्ष या मूर्धन्य। याद रखिए वर्ण व्यंजनों पे बहुत प्रश्न आने लग गए हैं आजकल, इग्नोर नहीं कर सकते आप। और जब भी उच्चारण स्थान है ना, देखिए आप बोल के देख लीजिए, स बोलते समय कैसा लग रहा है आपको? कौन सा मुंह का पार्ट आपका टच हो रहा है? ज। और याद रखिए जब आपको दोनों वर्ण साथ में दिए हैं, दैट मीन्स दोनों में कॉमन कुछ होना चाहिए। अब स बोलते समय एक तो आपने जीभ का प्रयोग किया, और जीभ कहाँ टच हुई? दांतों पे या दांतों के हल्का सा पीछे? दांतों के पीछे हल्का सा टच हुई थी, क्योंकि ऑप्शन में दंत्य भी है और वर्ष से भी। और तालव्य वो होते हैं जब आपकी बोलते वक्त जीभ सीधी रहती है, मूर्धन्य जब जो है आपकी जीभ जो है मुड़ जाती है, जैसे ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ। लेकिन जो आपका स और ज है ये आपका वर्ष ध्वनियां हैं। अब ये वर्ष से क्या होता है? वत्स्य, ये होता है आपका दंत्य की भांति ही होता है, लेकिन अंतर क्या है? जैसे त, थ, द, ध, ठीक है ना। इनको बोलने में तो आपने जीभ को पूरा पूरा ऊपर के दांतों से टच किया, लेकिन न, अब जैसे न भी जो है वो भी वर्ष से ध्वनि ही है। तो अगर आपको ऑप्शन में वर्ष से आया हो और ये वाले वर्ण आए, तो करेक्ट ऑप्शन सबसे पहले आपका वो होगा। हाँ, अगर वर्ष से ना दिया होता थर्ड ऑप्शन, तब आपका दंत्य भी करेक्ट होता, क्योंकि स दांतों का प्रयोग हो रहा है लेकिन दांतों के थोड़ा पीछे का प्रयोग हो रहा है। उसी प्रकार ज दांतों के ऊपर, ये जो ऊपर वाले दांत है ना, इसके पीछे वाला जो मसूड़ा है आपका ऊपर बिल्कुल दांतों के पीछे, वो टच हो रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका थर्ड ऑप्शन आएगा। फिर है मुझे तुमसे बहुत आशाएं हैं। वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो सर्वनाम कौन से होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। अब यहां पर आप किसकी जगह पे संज्ञा लगा सकते हैं? मुझे, यानी कि जैसे अब इसमें लगाऊं, राम को मोहन से बहुत आशाएं हैं, यानी कि हमने पहले शब्द के स्थान पर भी और दूसरे शब्द के स्थान पर भी दोनों ही जगह पर हमने संज्ञा लगा दिया। और मुझे तुमसे, यानी कि एक व्यक्ति दूसरे से बात कर रहा है, और जहां पे पर्सन इन्वॉल्व हो, बोलने वाला, सुनने वाला, वहां पे सीधे सीधे आपका पुरुषवाचक सर्वनाम आएगा, क्योंकि पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं आपके, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। याद रखिएगा इस चीज को। उत्तम पुरुष कौन होता है? बोलने वाला। मध्यम पुरुष कौन होता है? सुनने वाला। और अन्य पुरुष होता है कोई थर्ड पर्सन। अब यहां पर मुझे तुमसे, यानी मैं जिससे बोल रही हूं उसे कह रही हूं मुझे तुमसे, तो दोनों ही शब्द, मुझे में उत्तम पुरुष है और तुमसे में आपका मध्यम पुरुष है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका पुरुषवाचक ही आएगा। चलिए, केवल और केवल 5 प्रश्न बाकी हैं, फटाफट कीजिए। मुझे बाजार से कुछ लाना है। रेखांकित शब्द क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया विशेषण?
और रातों रात शब्द में कौन सा समास है? फटाफट बताइए भाई, मैं वेट कर रही हूं, चेक कीजिए। मुझे बाजार से कुछ लाना है। अब फिर वही चीज, जो कुछ है ये आपका विशेषण आएगा, सर्वनाम आएगा, क्रिया विशेषण आएगा। क्योंकि अब जैसे लाना, इस वाक्य में लाना क्रिया है और लाना के साथ लगा है ये शब्द, तो क्या ये क्रिया विशेषण बन जाएगा? बिल्कुल नहीं। प्लीज ये रूल कभी अपने दिमाग में मत बनाइए कि जो क्रिया शब्द के साथ आ गया वो आपका क्रिया विशेषण हो गया। आप जानते हैं मैंने क्या कहा? इस शब्द की जगह पे ना कुछ भी डाल के देखिए। मुझे बाजार से केक लेकर आना है, मुझे बाजार से केक लाना है, तो जो केक है वो आपका संज्ञा शब्द है, ठीक है ना, जातिवाचक संज्ञा शब्द। तो यहाँ पे कुछ की जगह संज्ञा अगर आ गया तो ना तो ये आपका विशेषण हुआ, ना ही क्रिया विशेषण हुआ, ये सीधे सीधे आपका सर्वनाम हुआ। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, याद है, सुना हुआ है? अनिश्चयवाचक, जहां पे आपको निश्चित ना हो, जैसे कुछ, कोई, ठीक है ना। तो ये आपके जो है कि मुझे बाजार से कुछ लाना है, मुझे बाजार से केक लाना है, तो जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो वो हमेशा सर्वनाम ही कहलाएगा। आगे देखिए, रातों रात, ये आपका किसमें आएगा? देखिए आपको याद है मैंने बताया था, जहां पर भी एक शब्द की रिपीटिशन हो जाए, जैसे कि घर घर, इसको आप कैसे बोलेंगे? मैंने घर घर जाकर मिठाई बांटी। घर घर जाकर अर्थात मैंने हर घर जाकर मिठाई बांटी। तो क्या यहाँ पर एक शब्द दूसरे की विशेषता बतला रहा है? नहीं। या एक शब्द दूसरे के साथ कंपेयर किया जा रहा है? नहीं। तो कर्मधारय तो नहीं हो सकता। तत्पुरुष, रातों रात का समास विग्रह क्या होगा? अगर तो उसमें कारक चिन्ह आ जाते हैं, ठीक है ना, कारक चिन्ह आ जाता है जो कि छिपा हुआ है, तब तो वह तत्पुरुष होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब जैसे रातों रात, मैं कहती हूँ मैंने ये काम रातों रात निपटा दिया, मतलब मैंने ये काम रात ही रात में। अब आप ये मत कहिएगा कि मैं अधिकरण में आता है तो ये तत्पुरुष हो जाएगा, नहीं। रातों रात, इसमें एक रूल है, जहां भी ये जो है रिपीटिशन आए, कानो कान, रातों रात, घर घर, ठीक है ना, यहां पर हमेशा आपका अव्ययी भाव समास आएगा। इस चीज को गांठ बांध लीजिए, बिल्कुल मत भूलिएगा कि जहां पर भी आपका वर्ड रिपीट हो गया वहां पे आपका अव्ययी भाव आना निश्चित है। आगे देखिए, अत्यूष्म शब्द में कौन सा समास है? और स्वाभाविकता शब्द में उपसर्ग है, प्रत्यय है, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं, या फिर दो दो उपसर्ग हैं? जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर। इसके बाद केवल और केवल एक प्रश्न बचा है, जल्दी बताइए। अत्यूष्म शब्द में कौन सा समास है? फिर वही समास है तो दो शब्द आपको छांटने होंगे, पहला शब्द कौन सा है और दूसरा शब्द कौन सा है, और दोनों में रिलेशन बना लीजिए कि संबंध क्या है, ठीक है ना। क्योंकि जहां पर आपने संबंध छांट लिया तो वहां पर आप सही जो है समास पहचान लेंगे, दोनों शब्दों के बीच का संबंध। तो अत्यूष्म, इसमें एटलीस्ट आपको इतना तो पता चल रहा है कि एक शब्द जो है वो ऊष्म या ऊष्मा है, ठीक है ना, ऊष्म या ऊष्मा। और ऊष्मा का मतलब क्या होता है? गर्मी। और अत्यूष्म मतलब कि अति, कि जैसे बहुत ज़्यादा जब गर्मी पड़ती है तो मैं कहती हूँ आज का जो मौसम है ये जो ऋतु है ये अत्यूष्म है, अति ऊष्म यानी कि बहुत गर्म है। तो इसलिए जब यहाँ पे अति जमा ऊष्म और ऊष्मा, कितनी गर्मी है? बहुत ज़्यादा। एक शब्द दूसरे की विशेषता बतला रहा है तो कौन सा समास होगा? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि या द्वंद्व। अति जमा ऊष्म, बहुत अधिक ऊष्म, तो यहाँ पे एक शब्द दूसरे की विशेषता बतला रहा है तो डेफिनेटली आपका कर्मधारय समास होगा। आगे देखिए, स्वाभाविकता शब्द में क्या है? उपसर्ग प्रत्यय में से तो सबसे पहले आपको उपसर्ग प्रत्यय में मूल शब्द छांटना होता है जिसे आप आगे ना तोड़ सकें। स्वाभाविकता, भाविक और ये भावुक, ये सभी किससे बने हैं? ये सभी जो हैं ये भाव शब्द से बने हैं। भाव यहाँ पर आपका मूल शब्द था। स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम ये मूल शब्द क्या होता है? मूल शब्द वो होता है जिसके अर्थ से वो बना है शब्द, स्वाभाविकता। तो अब अगर हम भाव जो है वो अलग कर दें तो क्या बचेगा? अब जैसे कभी कभी उन्हें लगता है कि अभाव, इसमें मूल शब्द अभाव है, लेकिन प्लीज वो भी नहीं है, भाव मूल शब्द है। स्वा, इसमें स्वा उपसर्ग है, याद रखिएगा। और भाव के बाद क्या बचता है? इकता, इक और ता, दो दो प्रत्यय हैं इसमें, ठीक है ना। तो स्व जमा आ, अच्छा उपसर्ग भी दो थे वैसे इसमें दो उपसर्ग दो प्रत्यय हैं, मतलब उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं। तो देखिए स्व जमा आ, क्योंकि स्वा कोई उपसर्ग नहीं होता, स्व जमा आ, दो दो उपसर्ग हैं, दो दो प्रत्यय हैं, तो स्वाभाविक था तो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द हो गया भाई, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा इसे। तो इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं। चलिए जी, आज तो बहुत प्रश्न कर लिए, लेकिन अंतिम प्रश्न जो है, अनुस्वार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसके चार विकल्प आपके सामने हैं, ठीक है ना, चारों को अच्छे से पढ़िएगा।
शब्द को पढ़िएगा और इसका जो अर्थ है वो समझने का प्रयास कीजिएगा। आपको सही उत्तर जो है वो स्वयं के स्वयं ही मिल जाएगा। लेकिन इसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगी, आप सभी इस प्रश्न का जो उत्तर है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर जाएंगे, जिससे कि मुझे पता चले कि भाई आपने कितना अच्छे से पढ़ा है, समझा है और कितना आपको आता है। ठीक है जी, तो चलिए फिर आज का जो वीडियो है, सेशन है, वो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। हम आशा करते हैं कि अच्छे से आपको सारे प्रश्न क्लियर हुए होंगे और सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस कैसे पता चलेंगी। ठीक है ना जी, चलिए तो फिर हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।